हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल असल सोशियोलॉजी में। उम्मीद करता हूं कि आप पहले की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे और इसी उम्मीद के साथ एक नए टॉपिक, एक नई अवधारणा, एक नए विषय के साथ आपके सामने एक बार फिर से प्रस्तुत हैं एक नया टॉपिक लेकर के, जिसका नाम है लॉ ऑफ इवोल्यूशन, उद्विकास का नियम। ठीक है ना। तो ये हर्बर्ट स्पेंसर का जो बहुत फेमस और बहुत प्रसिद्ध जो है कंसेप्ट है, अवधारणा है, सिद्धांत है। तो इसको हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है लॉ ऑफ इवोल्यूशन को। और इन्होंने ये भी जो सिद्धांत थे ये डार्विन से ही ये प्रेरित थे और इन्होंने डार्विन के सिद्धांत को अपनाया और फिर जो है इन्होंने समाजशास्त्र में इसको इम्प्लीमेंट किया और फिर इसको जो है दिया। ठीक है ना। देखते हैं क्या क्या है इसके अंतर्गत। एक वीडियो हम हर्बर्ट स्पेंसर की पहले भी बना चुके हैं और उसमें जो है हमने डार्विन की थ्योरी बताई थी। डार्विन ने किस प्रकार से उद्विकास का सिद्धांत या उद्विकास के बारे में बताया है और वहीं से ही जो है हर्बर्ट स्पेंसर ने उद्विकास के सिद्धांत को ले लिया है और फिर जो है उन्होंने समाजशास्त्र में इसको प्रस्तुत किया है, समाजशास्त्र में दिया है। देखते हैं क्या क्या बताते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। हाँ, उद्विकास का नियम। हर्बर्ट स्पेंसर का उद्विकास का नियम एक उल्लेखनीय सिद्धांत कहा जा सकता है। यह कहा जाता है कि इस नियम को प्रस्तुत करने में आप पर चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित प्राणीशास्त्रीय उद्विकास के सिद्धांत का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, है ना, कि इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने में डार्विन का जो है प्रभाव पड़ा है हर्बर्ट स्पेंसर पर, क्योंकि उन्होंने भी जो है उद्विकास का सिद्धांत दिया प्राणी शास्त्र में। ठीक है, बायोलॉजी में उन्होंने डार्विन ने, और डार्विन को ही जो है उद्विकास का जनक भी कहा जाता है बाल को। ठीक है ना, डार्विन ही उद्विकास के फादर हैं। लेकिन अगर समाजशास्त्र के अंतर्गत पूछा जाएगा कि समाजशास्त्र में जो है उद्विकास का जो है प्रतिपादन किसने किया, किसने दिया समाजशास्त्र में, तो समाजशास्त्र में जो उद्विकास दिया वो हर्बर्ट स्पेंसर का ही माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर जनरल पूछा जाए कि जो है उद्विकास का जनक कौन है, तो उद्विकास का जनक डार्विन ही है। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, एकदम से स्पष्ट है चीज़ें। इस संबंध में डार्विन की कृति ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में व्यक्त विचार ही स्पेंसर के विचारों का आधार है। डार्विन के अनुसार प्रारंभ में प्रत्येक जीवित वस्तु सरल होती है और उसके विभिन्न अंग इस प्रकार एक दूसरे के साथ घुले मिले होते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। यानी कि प्रारंभ में कोई भी चीज़ होती है तो वो सरल होती है, लेकिन धीरे धीरे जब उसकी वृद्धि होने लगती है, जैसे जैसे उसमें बढ़ोतरी होने लगती है, तो वो जो है एकदम से कैसी हो जाती है, जटिल हो जाती है। यानी कि कोई भी चीज़ सरल से जटिल होती है, उसी को ही जो है उद्विकास कहा है स्पेंसर ने भी और डार्विन ने भी। ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि अगर कोई बीज लिया है हमने, है ना, कोई भी बीज है, अगर हमने बीज को जो है रोपित कर दिया है, ज़मीन में बो दिया है, तो बीज जब तक बीज है तो जब तक तो उसमें पता ही नहीं उसमें कितना बड़ा, कितना विशालकाय जो है वृक्ष छुपा हुआ है ना। लेकिन जब हम उसको बो देते हैं तो उसमें से अलग मजबूत होकर के जो है वो एक पेड़ निकलता है, उसमें अलग टहनियाँ होती हैं, उसमें अलग पत्तियाँ होती हैं, उसकी जड़ें बहुत अंदर ज़मीन तक जो है मजबूती से ही जो है पेड़ को जो है बनाए रखती हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो बीज था वो सरल अवस्था में था, लेकिन जब वो पेड़ बन गया तो वो एक अवस्था उसकी जटिल हो गई, है ना। तो इसी को ही जो है इन्होंने सरल से जटिल होना उद्विकास बताया है। डार्विन के अनुसार प्रारंभ में प्रत्येक जीवित वस्तु सरल होती है और उसके विभिन्न अंग इस प्रकार से एक दूसरे के साथ घुले मिले होते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है और ना ही उनका कोई निश्चित स्वरूप होता है। पर धीरे धीरे उस वस्तु के विभिन्न अंग स्पष्ट तथा पृथक हो जाते हैं और साथ ही साथ उसका स्वरूप भी निश्चित हो जाता है। ठीक है ना, इस बारे में हम बात कर ही चुके हैं। आगे, उद्विकास की प्रक्रिया निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। ठीक है ना। सबसे पहली बात तो हमने बताई, सरलता से जटिलता की ओर इसकी वृद्धि होती है। यानी कि कोई भी चीज़ सरल है वो जो है जटिलता की ओर बढ़ती रहेगी, तो उद्विकास समझ लो हो रहा है। ठीक है, इसके बाद जो नंबर 2 आया, नंबर 2 ये आया, नंबर 2 क्या आया कि निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया, ये जो प्रोसेस है ये कभी भी मतलब रुकता नहीं है, 1 मिनट के लिए भी, 1 दिन के लिए भी। ठीक है, तो इसको जो है नंबर 1 सरलता से जटिलता की ओर होने वाली, और नंबर 2 निरंतर होने वाली, निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, 1 दिन भी, 1 मिनट भी, 1 सेकंड भी इसको रोका नहीं जा सकता है, तभी वो उद्विकास है। ठीक है ना। इस प्रक्रिया के दौरान प्राणी में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाना स्वाभाविक है।
और जब कोई भी चीज़ लगातार रोज की रोज उसमें वृद्धि होती रहेगी तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होना स्वाभाविक है। डार्विन ने यह भी लिखा है कि प्रत्येक प्रकार का प्राणी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है। ठीक है ना, अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष निश्चित रूप से करता है, यानी कि स्ट्रगल टू सर्वाइव। अगर प्राणी जीवित रहना है किसी भी प्राणी को, तो वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए तो संघर्ष करेगा ही। ठीक है ना, और वो संघर्ष जो है आवश्यक होता है अपने आप को बचाए रखने के लिए। और जो भी इस संघर्ष के लिए दुर्बल या अयोग्य होते हैं, लिखा है इसी में आगे, जो भी संघर्ष के लिए दुर्बल या अयोग्य होते हैं उन्हें प्रकृति मार डालने के लिए चुन लेती है। ठीक है ना विडंबना। अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे, अगर आप स्ट्रगल नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, तो आप जो है कमज़ोर माने जाएंगे। और जब आप कमज़ोर माने जाएंगे तो कमज़ोरों की कोई जगह नहीं होती है कहीं पर भी। तो प्रकृति भी जो है ऐसे कमज़ोर व्यक्तियों को, जो स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, जो संघर्ष नहीं कर रहे हैं, अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, प्रकृति भी ऐसे व्यक्तियों को जो है नष्ट कर देती है, मार देती है। ठीक है ना, तो हमें करना क्या है? अगर हमें अपना अस्तित्व बचा के रखना है तो हमें संघर्ष करना पड़ेगा। अपने जीवन बचाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, और तभी जो है हम जीवित रह पाएंगे, तभी प्रकृति की मार से जो है हम बच पाएंगे। अर्थात उन पर प्राकृतिक प्रवरण का नियम लागू होता है, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का नियम लागू होता है उन पर। यानी कि नेचुरल सिलेक्शन क्या है? नेचुरल सिलेक्शन वही है कि जब हम संघर्ष नहीं करेंगे तो प्रकृति जो है हमें स्वतः ही मार देगी। और जब स्वतः ही प्रकृति के द्वारा कोई भी काम होता है, प्रकृति जब कोई भी काम करती है तो वो एकदम नेचुरल ही होता है। नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा प्रकृति व्यक्तियों को, कमज़ोर व्यक्तियों को हटा के और योग्य व्यक्तियों को ही हमेशा रखती है अपने पास। इस प्रकार के चुनाव या प्रवरण के द्वारा समस्त अयोग्य प्राणी नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो भी अयोग्य होगा वो नष्ट हो जाएगा, और केवल वही सबसे योग्य प्राणी ही योग्य प्राणी का ही अस्तित्व संभव हो पाएगा। ठीक है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि वही सर्वाइव करेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वही सर्वाइव करेगा जो फिट होगा। ठीक है ना, जो अपने अस्तित्व के लिए लड़ेगा, और जो लड़ेगा वो फिट होगा, और जो फिट होगा वही जीवित रहेगा। ये बताया है, यही उद्विकास है। ठीक है ना, आगे देखते हैं उद्विकास के नियम। तो स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास के नियमों का उल्लेख किया है जो निम्नलिखित है। तीन नियम इन्होंने बताए हैं। प्रथम तो यह है कि शक्ति जो है शाश्वत है, यानी कि कोई पावर है, और पावर जो है शाश्वत है, यानी कि सभी जगह पाई जाती है। पावर यानी कि पावर होती है सभी व्यक्तियों में, हर जगह पावर पाई जाती है, और ये शाश्वत है, यानी कि मतलब एक यूनिवर्सल ट्रुथ मान लेते हैं इसको। ठीक है। द्वितीय क्या है कि पदार्थ का विनाश नहीं होता, यानी कि कोई मैटर है ना, कोई भी मैटर जो है या जो पदार्थ है वो कभी समाप्त नहीं होता, किसी ना किसी रूप में वो बदलता रहता है, और वो जो है हमेशा विराजमान रहता है। तृतीय कि प्रत्येक चीज में गति होती है, यानी कि मोशन, प्रत्येक चीज में गति पाई जाती है। तो ये तीन नियम है उद्विकास के, पावर, मैटर और मोशन। शक्ति शाश्वत है, पदार्थ का विनाश नहीं होता, और प्रत्येक चीज में गति होती है, यानी कि मूवमेंट हमेशा चलता रहता है, मोशन होता है। ठीक है, तो ये उद्विकास के तीन नियम है जो तुम्हें हमेशा याद रखने हैं। इन्हीं सिद्धांतों के अनुसार स्पेंसर का कहना है कि प्रारंभ में प्रत्येक पदार्थ एक अनिश्चित असंबद्ध समानता की स्थिति में होता है, अर्थात उसके विभिन्न अंग इस प्रकार एक दूसरे से घुले मिले होते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है, और ना ही उनका कोई निश्चित स्वरूप होता है। संक्षेप में सभी पदार्थ आरंभ में एक स्वरूपहीन ढेर मात्र होता है, पर यह ढेर शक्तिमान था और उसमें गति भी थी, जिसके कारण समय बीतने के साथ साथ धीरे धीरे पदार्थ का स्वरूप बदलता गया और उसके विभिन्न अंग स्पष्ट व पृथक रूप में प्रकट होते गए। ठीक है ना, ये जो अभी हमने तीन नियम बताए हैं उन्हीं का ही जो है डिटेल है। तो जब आप तीन नियमों को ध्यान से पढ़ लेंगे तो ये जो है तुम्हारे समझ में आ जाएगा, एकदम से बहुत सरल भाषा है, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है,
इस पर पृथकता या भिन्नता के होते हुए भी विभिन्न अंगों में संबद्धता या अंतः संबद्ध व अंतर्निर्भरता बनी रही। अर्थात उद्विकास के दौरान में पदार्थ एक निश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित संबद्ध भिन्नता में बदल जाता है। इस प्रक्रिया से सितारे और नक्षत्र बने। ठीक है, भौतिक दुनिया के विभिन्न अंग स्पष्ट हुए, उनके कार्यों का विभाजन हुआ, जल और मिट्टी में भौतिक जगत की हरियाली उत्पन्न की। इसी भांति दृश्य जगत की बहुत सी वस्तुएं पैदा हुई और नष्ट होती चली गईं। ठीक है ना। तो ये जो 3 नियम हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है पूरी की पूरी दुनिया चलती है कि शक्ति शाश्वत है, हमेशा बनी रहती है और पदार्थ का विनाश नहीं होता और प्रत्येक चीज में गति पाई जाती है। ठीक है, तो ये 3 नियम हैं। उद्विकास की परिभाषा दी है हर्बर्ट स्पेंसर ने। उपरोक्त आधार पर ही स्पेंसर ने उद्विकास को इस प्रकार परिभाषित किया है कि उद्विकास, देखो वो सारी की सारी चीज़ें आएंगी तीनों की तीनों। ठीक है, जो 3 नियम है उद्विकास के, कि उद्विकास पदार्थ यानी कि मैटर का समन्वय तथा उससे संबंधित गति आ गई, उसके दौरान पदार्थ की अनिश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित संबद्ध भिन्नता में बदलता है। ये क्या है, होगी ना गति। तो ये उद्विकास है। ठीक है ना, यानी कि समानता से भिन्नता में बदलता है कोई भी चीज, यानी कि सरल है ये, सरलता से भिन्नता में बदलती है कोई भी चीज, सरलता से जटिलता में बदलती है कोई भी चीज, तो उसी को ही जो है हम उद्विकास कहते हैं। ठीक है, स्पेंसर ने प्राकृतिक पर्यावरण के नियम को मानव समाज पर भी लागू किया और यह निष्कर्ष निकाला कि अस्तित्व के लिए संघर्ष मनुष्य तथा अन्य जीवित प्राणी के बीच तथा स्वयं मनुष्य व मनुष्य के बीच निरंतर होता रहता है और इस संघर्ष में केवल सबसे उपयुक्त या योग्यतम प्राणी ही जीवित रहता है। इसी को ही जो है इन्होंने योग्यतम की उत्तरजीविता भी कहा है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो योग्य है वही जीवित रहेगा, अन्यथा जो व्यक्ति कमज़ोर है, जो संघर्ष नहीं करेगा, जो उपयुक्त नहीं है, उसको प्रकृति जो है मार डालेगी। यही उद्विकास है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।